अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं चमन कौसर अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीके पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आज फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। टॉपिक का नाम कुछ इस प्रकार से है, जो कक्षा 6 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक है पृथ्वी हमारा आवास, उसका चैप्टर 6 करेंगे। इससे पहले हम 5 चैप्टर कर चुके हैं। अगर आपने अब तक वो चैनल वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। पहले हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था कि पृथ्वी का जो परिमंडल है वो कौन कौन से हैं। तो अब उसके बाद हम चलते हैं पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप में। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं, जो दो प्रकार की प्रक्रियाओं, आंतरिक प्रक्रिया व बाह्य प्रक्रिया द्वारा निर्मित होते हैं। आंतरिक प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की सतह कहीं पर ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। बाह्य प्रक्रिया के अंतर्गत अपरदन तथा निक्षेपण प्रक्रिया आती है। जो पृथ्वी है उसके ऊपर जितने भी स्थल रूपों का निर्माण हुआ है, जो पृथ्वी की ही दो क्रियाओं द्वारा निर्मित हुए हैं। एक पृथ्वी के अंदर जो आंतरिक हलचल होती है, आंतरिक प्रक्रिया होती है, दूसरी बाह्य प्रक्रिया द्वारा। जो आंतरिक प्रक्रिया के अंदर आ जाएगा, ज्वालामुखी हुए, भूकंप हुआ, ठीक है ना। उससे क्या होता है, धरातल पे दरारें पड़ जाती है, कुछ भाग धंस जाते हैं, कुछ भाग उभर जाते हैं, ठीक है ना। तो उस तरीके से क्या होता है, धंसने के कारण द्रोणियों का निर्माण हो जाता है, उभरने के कारण दूसरे स्थल रूपों का निर्माण हो जाता है। बाह्य प्रक्रिया के अंदर जैसे क्या होता है, वायु है, जल है ना। ये क्या करते हैं, पृथ्वी का कटाव करते हैं, जिस कटाव की क्रिया को हम अपरदन कह सकते हैं। जो फिर अपरदन के द्वारा जो भी मिट्टी के कण हैं वो वायु द्वारा इधर से उधर पहुंचाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। तो फिर आ जाते हैं हम अपरदन पे। पृथ्वी की सतह के टूट कर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। अपरदन की क्रिया द्वारा सतह नीची हो जाती है। तो आ गया, टूटकर घिसने को क्या कहते हैं, अपरदन। और अपरदन से क्या होता है, सतह नीची हो जाती है। निक्षेपण, इस प्रक्रिया द्वारा अपरदित सतहों का फिर से निर्माण होता है, ठीक है। जो अपरदित सतह हुई, जो नीची हुई, या क्या करेंगे, निक्षेपण वायु द्वारा क्या होता है वहां पर, या पानी द्वारा वहां पर वापस क्या होता है, अपरदित सतह को निक्षेपण करके वापस निर्माण कर दिया जाता है। अपरदन तथा निक्षेपण के कारक तत्व जो है, जल है, वायु है तथा बर्फ है। यानी कि अपरदन और निक्षेपण जो क्रिया होगी एक साथ ही चलती है। अपरदन के में भी यही सहयोग देते हैं और निक्षेपण में भी यही कारक उत्तरदायी होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पर्वत। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। कैसी ऊंचाई है, प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला कहा जाता है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, जो कि सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर्वत तीन प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। यानी कि जो पर्वत है ठीक है, तीन प्रकार से बनते हैं, वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। और जो पर्वतों के अंदर हम पर्वत के नाम ले सकते हैं वह कौन कौन से, हिमालय, एल्पस, एंडीज और, है ना। उसके बाद आ गया वलित पर्वत। हिमालय तथा आल्पस पर्वत वलित पर्वत हैं, जिनकी सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार हैं। तो वलित पर्वत कैसे होते हैं, ऐसे बने हुए होते हैं, ऐसे। ये जो वले बन रही है ना, ये वाले, ये पर्वत बन गए, ये पर्वत बन गए, ठीक है। ये हो गए वलित पर्वत। इनके शिखर होते हैं शंक्वाकार, जैसे ये आगे से आगे चलते जाएंगे तो फिर ऐसे फोल्डेड हो जाएंगे, ठीक है ना। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। यानी कि जो अरावली पर्वत है ना, वह वलित पर्वत का उदाहरण है जो सबसे पुराना है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है, क्योंकि मैंने कहा था ना, पृथ्वी की सतह की घिसावट किससे होती है, अपरदन की क्रिया से होती है। उत्तरी अमेरिका के अल्पेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। तो सबसे पुराना वलित पर्वत जो है उसको हम कह सकते हैं कि कौन सा है, अरावली श्रृंखला भारत की। और उसके बाद हम अगर बताना चाहें और भी एग्जाम्पल, तो हम कौन कौन से बता सकते हैं, अल्पेशियन पर्वत और यूराल पर्वत। ब्रह्मोत्तर पर्वत, जब बहुत बड़ा भाग
टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब भ्रंशोत पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड या हार्स तथा नीचे धंसे हुए खंड को द्रोणिका भ्रंश या गार्बेन कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वॉस्जेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र का उदाहरण है। तो जो पर्वत होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ या फिर ऐसे कर सकते हैं, है ना। तो ये जो मैंने ब्लॉक बनाया, ठीक है, ये जो ब्लॉक है ये क्या है, पत्थर जैसे ऊर्ध्वाधर टूटा, नीचे धंस गई जमीन, तो इस तरीके से वैली बन गई, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे, भ्रंशोत पर्वत कहेंगे। जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, इसको कहेंगे हार्स्ट या उत्खंड। और जो द्रोणिका बन गई है, वैली बन गई है, ठीक है ना, उसे कहेंगे गार्बेन कहा जाता है। इसका उदाहरण है यूरोप की राइन घाटी तथा वॉस्टेस पर्वत। देखो ये दोनों क्या है, घाटी और पर्वत दोनों का एक साथ निर्माण होता है इसके अंदर, है ना। ये घाटी हो गई, ये पर्वत हो गया, तो राइन घाटी और वॉस्जेस पर्वत, है ना, ये तो हो गया वॉस्जेस पर्वत और ये होगी राइन घाटी। ये क्या है, भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण है। ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। फॉर एग्जाम्पल पर्वत ऐसे है, ठीक है, इसके अंदर से क्या हुआ, वॉल्केनो का निर्माण, है ना, ज्वालामुखी फूटा, फिर वो क्या हुआ, ये यहाँ से बिखरता गया, है ना, ऐसे। तो ये जो पर्वतों का निर्माण हुआ ना ऐसे करके, तो उन्हें क्या कहेंगे, ज्वालामुखी पर्वत कहेंगे। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों का उदाहरण है। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहगार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पन बिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। तो जो पर्वत होते हैं ना, वह हिमानियों के स्रोत होते हैं, क्योंकि ना पर्वतों के ऊपर क्या बर्फ जमी हुई होती है, जब बर्फ गर्मी में पिघलती है तो वही तो नदियां बनती है। तो ये क्या है, हिमानियों के बहुत बड़े स्रोत हैं। और जब पानी वहाँ क्या रहता है, बर्फ के रूप में रिजर्व रहता है, इसलिए ये क्या है, संग्रहकार हो गया जल के, ठीक है। पर्वतों का जल उपयोग जो होता है, ऊंचाई से नीचे के पानी को गिराकर हम पन बिजली का निर्माण कर सकते हैं, और जल का क्या करते हैं, सिंचाई के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। और कुछ खेलों के बारे में बताया गया है, पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग पर्वतों के सुरक्षित खेल है या प्रचलित खेल है। पठार। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। जो पर्वत होते हैं वो ऐसे होते हैं, ठीक है। जो पठार होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं, उठे हुए तो हैं लेकिन यहाँ क्या है, मेज की तरह सपाट सतह है, इसलिए पर्वतों को पीले रंग से भी दिखाया जाता है ना। तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। यानी कि जो पठार है वो पर्वतों की तरह ऊंचे तो हो सकते हैं, लेकिन जो इसका जो शिखर है वह शंक्वाकार ना होकर सपाट होता है, मेजाकार होता है, ठीक है। पर्वतों की तरह ही पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। जैसे भारत का दक्कन का पठार है, पुराने पठारों में से एक है। पुराना किसे कहते हैं, जो पहले निर्मित होगा, इसलिए पर्वत में तो पहले कोई ना कोई तो पहला निर्मित हुआ होगा। जैसे दक्कन का पठार जो है वो भारत में प्राचीन पठार है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। भारत के दक्कन के पठार के अलावा केन्या, तंजानिया, युगांडा, पूर्वी अफ्रीका पठार, ऑस्ट्रेलिया पश्चिमी पठार भी इसके उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तिब्बत का पठार। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं। खनन क्षेत्र
पठारी भागों में स्थित हैं और पठारों में क्या होता है, खनिजों की प्रचुरता होती है। इस तरीके से क्या होता है, ये हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। अफ्रीका का पठार सोने एवं हीरों के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला व मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियां ऊंचाई से गिरती है। भारत में छोटा नागपुर का पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात, कर्नाटक में जोग जलप्रपात, इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। ठीक है, पठार जो है वो क्या है, खनिजों का स्रोत होते हैं। लोहा, कोयला, मैग्नीज ये हमारे छोटा नागपुर के पठार में स्थित है। जैसे हमारे यहाँ पे है ना मेसा का पठार, राजस्थान में उड़िया का पठार, तो ये क्या है, खनिजों के भंडार हैं यहाँ पे। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफी अच्छी होती है। जो लावा मिट्टी कैसी होती है, ज्वालामुखी से बनी होती है ना काली मिट्टी। लावा, जो ज्वालामुखी के से जो लावा बाहर निकलता है धरती से, ये वही तो मिट्टी होती है। तो ये उपजाऊ काफी होती है, खेती के लिए काफी अच्छी होती है। फिर उसके बाद हम देखेंगे मैदान। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः मध्य समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। जैसे कुछ तो बिल्कुल समतल हो गए और कुछ थोड़े से ऐसे होंगे, ठीक है ना, लहरों की तरह। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। सीधी सी बात है, मैदान नदियों द्वारा ही बने जाते हैं। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। मैदान ही सबसे अधिक उपजाऊ होते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगसे नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण है। जो मैदान बहुत ज्यादा उपजाऊ होते हैं ना, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान अपने भारत में एग्जाम्पल ले सकते हैं और चीन में यांगसे नदी का मैदान। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। सीधी सी बात है, जहाँ पर अन्न, जल और सभी साधनों की प्रचुरता होगी वहां जनसंख्या भी तो आराम से निवास करेगी। पर्वतों के अंदर जनसंख्या को रहने में तकलीफ आती है, इसलिए वहां पर जनसंख्या का घनत्व कम पाया जाता है। जहां पर जीवन सुगमता से यापन किया जा सके वहां पर क्या होगा, जनसंख्या अधिक ही होगी। इस तरीके से भारत में गंगा का जो मैदान है वह देश का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला स्थान है। स्थल रूप एवं लोग। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना या सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। जो स्थल रूप है आ गया एवं लोग, जैसे पर्वतीय क्षेत्र में जीवन कठिन होता है, मैदानी क्षेत्र में जीवन के पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था, मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना, सड़कें बनाना और पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में आसान होता है। प्राय हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकान बना रहे हैं, जो पानी है वो हम गलत जगह फेंक रहे हैं। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं जो कि उन्हें गंदा कर देता है। स्वच्छ भारत मिशन। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है और स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ पर्यावरण, विशेष रूप से साफ जल, वायु, स्वच्छ वातावरण प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। इसलिए इन सभी आवश्यकताओं को सभी लोगों को सुलभ कराने हेतु भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है, जो हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे, है ना। हम लोग जो है भूमि, जल, वायु का सही रूप से उपयोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। हम हर चीज का अत्यधिक दोहन कर रहे हैं। जब भी कोई चीज अत्यधिक दोहित की जाएगी तो वो कभी ना तो कभी खत्म होगी। इसलिए जो स्वच्छ भारत मिशन है उसका एक उद्देश्य यह भी है कि हम सब साधनों को, कम साधनों को ज्यादा विस्तारित रूप से उपयोग करके जो साधन हैं उनको हम बचाएं भी, मतलब आने वाली पीढ़ी को दे सकें, उनको उनकी स्वस्थ अवस्था में दे सकें, ठीक है ना, प्रदूषित अवस्था में ना दें। इसलिए हम लोगों ने ये मुहिम चलाई है, भारत सरकार द्वारा ये मुहिम चलाई गई है स्वच्छ भारत मिशन के, ताकि हर चीज जो भी है, वायु है, जल है, थल है, इसको हम प्रदूषित होने से बचाएं और आने वाली पीढ़ी को एक स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध करा सकें। इसी के साथ मैं इस टॉपिक को यहीं समाप्त करूंगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप दूसरों तक शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।